दोनों तेलुगु स्टेटों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिन पे दिन गर्मी बढ़ते जा रही। सन स्ट्रोक बोले तो लू लगने को बोलते हैं। इससे बचने के वास्ते आप लोग क्या क्या करना, देखो ये रिपोर्ट। धुपकाले का मौसम है, गर्मी बढ़ते ही जारी। सर्दी के दिनों में सर्दी से बचने कितने भी ज्यादा कपड़े पहन सकते थे, गर्मी के दिनों में गर्मी से बचने कितने भी कम कपड़े नहीं पहन सकते, एक हद पे रुक जाना पड़ता। सर्दी के दिनों में लोग सर्दी से बचने अंगार लगा के अतराफ बैठ रहे थे, मगर गर्मी से बचने बर्फ के सिला रख के बैठने का चांस नहीं है। इस वास्ते डॉक्टर अवाम को मशवरा दे रहे, बहुत जरूरी रहा तो इस घर से बाहर निकलो। यहाँ तक के चुप का चुप टाइम पास करने सफर भी न को करो। कई को बोले तो ढंडलाते हुए फिरने से सन स्ट्रोक होके अस्पताल में पड़े रहे तो टाइम पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। धूप में से आते ही घटाघट पानी पीने की गलती नहीं करना, वरना एम्बुलेंस में फटाफट अस्पताल को ले जाना पड़ता। बाहर से पसीने में नहा के आने के बाद बेसब्रापना करके पानी नहाने की गलती नहीं करना, थोड़ा वक्त गुजरने देना, इसके बाद नहाना। सर्दी के दिनों में होटलों में मंतखा मारते हुए थोड़ी थोड़ी देर को चाय पी लिए, वो मौसम में जिसम उतने चायों को बर्दाश्त भी कर लिया, मगर नींबू और गन्ने का शरबत, फलों का जूस या नारियल का पानी ज्यादा से ज्यादा पिए तो अच्छा है। डॉक्टर ये भी बोल रहे हैं, बाहर निकले तो सर पे कपड़ा ओढ़ के निकल लो, हल्के रंग के कॉटन के कपड़े पहनो। गर्मी के दिनों में छोटे बच्चों और बड़ी उम्र के लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। बच्चों को दोपहर के वक्त बाहर खेलने और बड़ों को टहलने के वास्ते जाने नहीं देना कते। शाम हुई तो इस घर से बाहर निकलने देना। बहरहाल सन स्ट्रोक से बचने डॉक्टर जो मशवरा दिए वो बहुत कीमती मशवरे हैं। इस पे लोग अमल करे तो उनका फायदा है, मगर बाज लोग जिनमें ड्राइवर, मजदूर और फिर के कारोबार करने वाले हैं, इनकी अपनी मजबूरी है, उनको धूप में भी अपना काम करना पड़ता। वैसे लोगों के वास्ते डॉक्टर ये मशवरा दिए, काम करो मगर अपना ख्याल रखते हुए काम करो। यहाँ पे हमारे को याद आ रहा, लू से बचने बड़े लोग सस्ता और आसान नुस्खा भी बता दिए, वो है प्याज की डल्ली। आज भी बहुत सारे लोग धूपकाले में प्याज की डल्ली जेब में रख के निकलते। हमारे को ये तो नहीं मालूम प्याज की छोटी सी डल्ली सन स्ट्रोक से बचाती या नहीं, मगर एहतियातन जेब में रख लिए तो नुकसान भी तो कुछ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हर बार इलेक्शन का ऐलान होता और पोलिंग की तारीख आती, वोटर खामोश रहते, मगर जब पोलिंग का दिन आता तो पोलिंग बूथ के सामने वोटर पुकारा करते और वोटर आईडी है और वोट डालने कई को नहीं दे रही। अब के इलेक्शन में ऐसा नहीं होना बोल के तो क्या करना, आप लोगों को नहीं मालूम तो देखो ये रिपोर्ट। मुल्क के 17वें लोकसभा और बाज़ स्टेटों के इलेक्शन का ऐलान हो गया। लोकसभा के इलेक्शन में अब के तकरीबन 90 करोड़ वोटर वोट डाल सकेंगे, मगर बहुत सारों को ये नहीं मालूम इनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। अगर मालूम करना है तो इसके वास्ते मी सेवा को जाके घंटों बर्बाद करने की जरूरत है, न इंटरनेट सेंटर को जाने की जरूरत है और न घर के कंप्यूटर के सामने बैठने की जरूरत है। तो फिर किस चीज की जरूरत है? आपके हाथ में स्मार्टफोन अगर है तो बस है, आप जहाँ चाहे वहाँ बैठे बैठे, लेटे लेटे, चलते फिरते चंद मिनटों में डिटेल मालूम कर ले सकते। इलेक्शन कमीशन वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च करा। ये ऐप के जरिए वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। नाम नहीं है बोल के आइन पोलिंग के दिन मालूम हुआ तो कितना भी बोमड़िया मार लियो, कोई फायदा नहीं है। आप अभी से ऐसा करो, स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करो, सर्च योर नेम कॉलम में जाके अपना नाम, अपने वालिद का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और हल्का असेंबली इंटर करते के साथ ही आपका वोटर कार्ड, वोटर आईडी, कार्ड नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा। ये ऐप के जरिए वोटर लिस्ट में चेंजेस कब होंगे, चेंजेस के वक्त नाम शामिल कैसा कर सकते या निकाल सकते, ये तफसील भी मिल जाएंगी। पूरी डिटेल आने के बाद डाउनलोड कर सकते, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते। अगर आपका नाम नहीं आया तो चिड़िया चुग गई खेत बोल के रोने की जरूरत नहीं है। यही ऐप में आपको फॉर्म भरने की भी सहूलत मिल जाएंगी। वोटर लिस्ट में नाम भर्ती करवाने के वास्ते फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ेगा। नाम निकालना है तो फॉर्म नंबर 7। एड्रेस, नाम या पोलिंग बूथ बदलना है तो फॉर्म नंबर 8 भरना है। कोई शिकायत भी है तो ये ऐप के जरिए कर सकते। इसके अलावा ये ऐप में वीवीपैट और ईवीएम कैसा इस्तेमाल करना और इलेक्शन के तरीके के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते। तो फिर अभी से इत्मीनान कर लियो, बाद में धूप में झंडलाते फिरने से कुछ होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
ये बात मशहूर है कि बच्चे अपनी माँ को भूल सकते, मगर माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। मगर एक औरत अपने मासूम बच्चे को एयरपोर्ट पे भूल के जहाज में सवार हो गई। देखो इसके बाद क्या हुआ। भूलने की बीमारी खतरनाक बीमारियों में से एक है। एक भुलक्कड़ औरत जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में अपने बच्चे को भूल के सऊदी अरबियन एयरलाइंस के फ्लाइट में इत्मीनान से जाके बैठ गई। जहाज उड़ने के बाद इसको बच्चे का ख्याल आया। उधर बच्चा हवाई अड्डे पे अम्मा के वास्ते रो रहा था, इधर अम्मा हवाई जहाज में बच्चे के वास्ते रो रही थी। ये जहाज जिद्दा से मलेशिया के कुलालमपुर के वास्ते रवाना हुआ था। माँ बेटे में जैसा जैसा फासला बढ़ते जा रहा था, भुलक्कड़ औरत का रोना धोना भी बढ़ते जा रहा था। एयर होस्टेस इसकी बेचैनी को देख के पायलट को इतला दी। पायलट ट्रैफिक कंट्रोल एयर के ओहदेदारों से प्लेन को वापस जिद्दा एयरपोर्ट पे उतारने की इजाजत मांगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से क्लियरेंस मिलने के बाद जहाज को एयरपोर्ट पे उतारे। इसके बाद दुनिया का सबसे कीमती हीरा एक माँ को और दुनिया का सबसे बड़ा सहारा एक बेटे को मिल गया। माँ और बेटा खुशी खुशी सफर पे रवाना हो गए। अगर ऐसा ही वाकया ऑटो में होता तो ऑटो वाला बोलता था, अम्मा कम से कम हाफ रिटर्न तो भी दो। आम दिनों में ऑटो वाले मीटर से 10 रुपए ज्यादा दो बोलते। ये तो खास वजह थी, ऐसे में कब चुप बैठता ऑटो वाला। खैर, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद कोई तो माँ बेटे के मिलने पे खुशी जाहिर करा, कोई औरत की लापरवाही पे नाराज हुआ, कोई सऊदी एयरलाइंस वालों की इंसानी हमदर्दी की तारीफ कर रहा, कोई तो भुलक्कड़ औरत की अजीब और गरीब भूल पे इतना बहरान हुआ। सब कुछ भूल के यही वाक़े को याद रखा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दक्कनी बोली अच्छी बोली है मियाँ, ये तो अपने घर की बोली है मियाँ। इसको सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सच्ची बोल रहा हूँ, मीठी बोली है मियाँ। मिलते हैं इस मशहूर दक्कनी कता के खालिक फरीद सहर से, जिन्हें मज़ाहिया दक्कनी एंग्लो गज़ल कहने में कमाल हासिल है। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान खान फरीद सहर से खास बातचीत करें, तो आप देखो इनकी ये खास बातचीत। और मेरे को दियो इजाज़त, अगले हफ्ते आपसे सेम चैनल सेम टाइम पे फिर मिलेंगे। आदाब। अगर आपसे ये पूछें कि क्या आपने कभी गज़ल सुनी है तो आपका जवाब होगा जी हाँ। लेकिन अगर आपसे ये पूछें कि क्या आपने कभी एंग्लो दक्कनी गज़ल सुनी है, वो भी मज़ाहिया, तो शायद आपका जवाब होगा जी नहीं। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शायर से करवाएंगे जिन्होंने एंग्लो दक्कनी गज़ल को बहुत मशहूर किया है, उसको मकबूल आम किया है। मेरी मुराद है जनाब फरीद सहर साहब से। आइए बात करते हैं उनकी शायरी के बारे में और ख़ास तौर पर एंग्लो दक्कनी शायरी के बारे में। फरीद साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे दक्कनी स्पेशल बुलेटिन में। बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं कि आप जो है काफ़ी मकबूल शायर हैं, ख़ास तौर पर मिज़ाह के हवाले से और दक्कनी के हवाले से। बताएं आपका ये सफ़र कैसा रहा, किस तरह शुरुआत हुई, किससे इंस्पिरेशन लिया आपने और शायरी किस तरह शुरू की? जी, दरअसल मैं मिज़ाह निगार था और ताज में लिखा करता था, और इस दौरान मेरे मजमूए कलम भी शाये हुआ, ज़ाहिया मज़म का मजमुआ मौज सुखन के नाम से। फिर उसके बाद मेरे जहन में आया कि भाई क्यों ना शायरी की तरफ ध्यान दिया जाए। ये कब की बात है, किस सन की बात? 1995 में एक मुशायरा अटेंड करने गया। वहाँ एक शायर को मिज़ाहिया गज़ल सुनाते हुआ देखा, तो उस वक्त मेरे जहन में अशार बनते गए और एक गज़ल हो गई। क्या क्या अशार थे वो, किस किस्म के अशार थे, हमें सुना? आगा लादिलाबादी एक गज़ल सुना रहे थे। गंजे सर पर बार लुगाना मेरे बस की बात नहीं, फिर से जवानी वापस लाना मेरे बस की बात नहीं। उस वक्त मेरे जहन में एक मतला हुआ, आप गौर कीजिए, कि उनको अपनी गज़ल सुनाना मेरे बस की बात नहीं, भैंस के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात नहीं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुशायरा गाह में ही अशार होते गए और सुबह होते होते गज़ल हो गई। उसके बाद से मैंने अपना सफ़र शुरू किया। जी, आप तो जो उर्दू में मज़ाहिया शायरी काफ़ी अच्छी शायरी करते हैं, लेकिन जो दक्कनी मज़ाहिया शायरी है उसकी शुरुआत आपने कब से की? जी हाँ, मैं जब मुशायरे सुनता था तो सुलेमान ख़तीब से मैं ज़्यादा इंस्पायर हुआ। वो दक्कनी गज़ल इस अंदाज से कहते थे कि उसमें एक मैसेज होता था, कि पैगाम होता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दक्कनी ज़ुबान के ज़रिए भी अपना इज़हार ख़याल को अपना ज़रिया बनाऊँ। तो इस सिलसिले में मैंने आगाज़ किया। तो किस तरह आगाज़ हुआ आपका? सबसे पहले आपने जो कलाम पढ़ा था, कि आपको अभी भी याद है, तो सुनाए हमें। हाँ, सबसे पहले मैंने मजाक से ख़ता को चौवा कहते हैं, मैंने चौवे कहे। तो चौवा पेश कर रहा हूँ। देखिए कि दक्कनी ज़ुबान के बारे में है। दक्कनी बोली अच्छी बोली है मियाँ, ये तो अपने घर की बोली है मियाँ, इसको सुनते से मुंह में पानी आ जाता है। वाह, इसको सुनते से मुंह में पानी आ जाता है। सच्ची बोल रहा हूँ, मिठी बोली है मियाँ, सच्ची बोल रहा हूँ, मिठी बोली है मियाँ। उसके बाद
पब्लिक को इंस्पायर करने के लिए पहले खतात पेश करते हैं हम लोग। तो ये खता यूँ हुआ कि इब्तदाई ज़माना था, उतना मियारी नहीं, मगर पब्लिक बहुत पसंद करती थी। हर वक्त उनकी मैं सुनना कहते, हर वक्त उनकी मैं सुनना कहते, उनकी अम्मा से भी मैं डरना कहते, हर वक्त उनकी मैं सुनना कहते, उनकी अम्मा से भी मैं डरना कहते, अपनी तनख्वाह उनको पूरी दे को भी, अपनी तनख्वाह उनको पूरी दे को भी उनके पीछे पीछे में फिरना कहते। और उसके बाद उमन सियासतदानों पर कहा जाता है, तो मैंने दक्कनी में एक चौवा कहने की कोशिश की है। मुलाजा फरमाए कि पुट्टे यम्मे पढ़ को भी बेकार हैं, ये डर से नहीं पढ़ाना सोच रहा हूँ, कर को घपले कैसा भी जी लेंगे वो, कर को घपले कैसा भी जी लेंगे वो, उनको मैं लीडर बनाना सोच रहा हूँ, उनको मैं लीडर बनाना सोच रहा हूँ। और खता यूँ भी है कि बाज़ लोग आजकल अच्छा ट्रेंड निकला है, शादी ब्याह में नौजवान लड़के पैसे नहीं ले रहे हैं डोरी में, यानी घोड़े जोड़ के, तो उसका क्या हशर हो रहा है वही मुलाहिजा फरमाए। क्या भी नहीं लेको करा में शादी तो, क्या भी नहीं लेको करा में शादी तो, सब समझ रहे कम अखल हौला मिंजे, क्या भी नहीं लेको करा में शादी तो, सब समझ रहे कम अखल हौला मिंजे, अग्द होते झूम को बोले खुसर, अग्द होते झूम को बोले खुसर, मिल गया कुर्बानी का बकरा मिंजे, मिल गया कुर्बानी का बकरा मिंजे। और आजकल अपने घर को छोड़कर बाहर इधर भटकते हैं ना, उस पर मैंने एक इस्लाहाना अंदाज में एक खता कहने की कोशिश, नहीं सो कामा तुम्हें करो न को, पी को नाली में अब गिरो न को, बात घर की तो कहीं भी आतिश नहीं, बात घर की तो कहीं भी आतिश नहीं, गंदी बस्ती में तुम घुसो न को, गंदी बस्ती में तुम। तो ऐसा चौबी है। उसके बाद मैंने सोचा कि एंग्लो दक्कनी गज़ल क्यों नहीं किया जाए, और वो मेरा तजुर्बा कामयाब रहा, उससे बड़ी शोहरत मिली। हर जगह वो फरमाइश करते हैं कि गज़ल सुनाइए। ये जो गज़ल है हमने सुनी थी और दक्कनी गज़ल भी सुनी थी, तो ये एंग्लो दक्कनी गज़ल क्या है, ये किस तरह जो है आप इसको इसका नाम रखा, किस तरह ये गज़ल से या दक्कनी गज़ल से मुख्तलिफ है? इसकी वजह तस्मिया ये है कि उर्दू एक लश्करी ज़ुबान है, उसमें इतनी खासियत है कि दूसरी ज़ुबानों को भी अपने समो लेती है। तो अंग्रेज़ी के थोड़े अल्फाज, उर्दू के अल्फाज, दक्कनी के मिलाकर मैंने गज़ल बनाई है। शुरुआत किस तरह आपने सबसे पहली जो एंग्ली दक्कनी गज़ल वो हमें सुना जी। तो देखिए मतलब पेश कर रहा हूँ। सच बोले तो आंख पा रहे, व्हाट इज दिस, हर झूठों को सिर पर बिठा रहे, व्हाट इज दिस। और उसने मतलब देखिए कि खर्जे ले रहे, हर डुबा रहे, व्हाट इज दिस। शान से फिर को हंस को जा रहे, व्हाट इज दिस। और ये शेर देखिए कि साले अफसर बन को नखरे कर रहे हैं अब, साले अफसर बन को नखरे कर रहे हैं अब, भौनी से ही रिश्वत खा रहे हैं, व्हाट इज दिस। और ये शेर देखिए कि उल्टे सीधे बाता सुन को जोरू के, अम्मा कुछ तुम दीदे दिखा रहे हैं, व्हाट इज दिस। और ये शेर देखिए कि 24 घंटे हाथ में माला है पन की, रिश्वत लेको बंगले बना रहे हैं, व्हाट इज दिस। और शेर पर तवज्जो चाहता हूं, देखिए कि इतना चुमटी क्या काटी की डॉक्टर साहब, इतना चुमटी क्या काटी की डॉक्टर साहब, नए नए सो तुम टेस्टा करा रहे हैं, व्हाट इज दिस। और इस पर तवज्जो चाहता हूं, जनता के वोटों से मिनिस्टर बनकर तुम चमचम कुचप घरा दिला रहे, व्हाट इज दिस। हालत हाजर की अक्कासी है, उर्दू के तुम इतने बड़े शायर हो को बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, व्हाट इज दिस। उर्दू के तुम इतने बड़े शायर हो को बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, व्हाट इज दिस। और मख्तारी बर्दाश्त कर लीजिए, आपकी समातों को सलाम। दिन में डट को कामा शहर से लेते हैं तुम, दिन में डट को कामा शहर से लेते हैं तुम, डिनर को अब ठेंगा दिखा रहे हैं, व्हाट इज दिस। फरीद साहब, मैं आपसे एक खास बात जानना चाहूँगा कि जो ये दक्कनी मज़ाहिया शायरी होती है, आपने भी किया है ये, तो ख़ास तौर पर ससुराल और बीवियों पे जो है ज़्यादा जो है निशाना लगाया जाता है, तो इसकी क्या वजह है। और उसमें कहीं कहीं जो है पॉलिटिशियंस भी आते हैं, तो ये ख़ास तौर पर ये ऑब्जेक्ट्स आप लोग किस तरह चुनते हैं और क्यों चुनते हैं? जी, ये तो जगबीती है जनाब, कोई भी इससे महफूज नहीं है। आप हम देखते हैं, आप भी आपके पड़ोसियों में देखते हैं, जैसे हालात पैदा हो जाते हैं कि कभी मियाँ बीवी नहीं बनती, सियासतदान हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उससे मजबूर होकर हम इसलिए कहते हैं कि ताकि कुछ वो लोग उससे सबक सीखें। हमारा मकसद यह होता है, सिर्फ आसान मकसद नहीं होता, बल्कि कुछ मैसेज दें, कुछ पैगाम दें कि देखिए इत्तेहाद ऐसा भी हो सकता है, अब अपने आपस में लड़ाई को कैसा दूर किया जा सकता है। ये सुन के हंसते हैं, फिर बाद में गौर भी करते हैं लोग कि वाकई इन्होंने कुछ सही कहा है, तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। जी, आपसे और एक सवाल करना चाहूँगा मैं, जो मज़ाहिया शायरी है और ख़ास तौर पर दक्कनी मज़ाहिया शायरी, मुशायरे में देखते हैं हम सुकूत तारी रहता है, फिर जब जो मज़ाहिया शायर रहता है और ख़ास तौर पर दक्कनी का, तो एक हलचल सी मच जाती है। तो आपका एक्सपीरियंस किस तरह रहा, किस तरह महसूस करते हैं आप जब लोग बहुत ज़्यादा वाह वाह जो है करते हैं आप दक्कनी शायरी पर?
जी बेशक बहुत खुशी मसरत होती है कि जब तक संजीदा लोग कलाम सुनाते हैं, ऐसा शक नहीं कि वो लोगों का मकाम बहुत बुलंद है, अच्छे अच्छा सुनाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे नाम का ऐलान होता है तो एक हलचल से मुझ जाती है। आपने जैसा कहा मुझसे मुत्तफ़िक़ हूँ बिल्कुल। और हम जो कलाम पेश करते हैं, लोग इस वक्त हालात से इतने उकताए हुए हैं, मसाइल में इतने उलझे हुए हैं कि थोड़ी देर के लिए लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं। तो जब हमारे ज़ुबान से, हमारे कलाम से उनको हंसी मसरत करने का मौका मिलता है तो अपनी जगह से एकदम अचानक उछल जाते हैं कि वाकई इन्होंने ऐसी बात कह दी कि हम अपने गम भूल गए हैं। तो हम समझते हैं कि इसमें हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। फरीद साहब, ख़त्म करने से पहले हम आपसे एक चव्वा सुनना चाहते हैं जो रिसेंटली आपने कहा है, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। मैं एक ऐसा चव्वा सुना रहा हूँ। देखिए कि उमन ये होता है कि लोग पीने खाने के आदी हैं, तो उस पर मैंने कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ मत कहो, तुम अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ मत कहो, सच्चाई की डगर पे चलो शान से जियो। तुम अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ मत कहो, सच्चाई की डगर पे चलो शान से जियो। सेंधी शराब दोस्तों पीना हराम है, सेंधी शराब दोस्तों पीना हराम है। अरे पीने का घर है शौक़ तो गुस्से को तुम पियो, पीने का घर है शौक़ तो गुस्से को तुम पियो, पीने का घर है शौक़ तो गुस्से को तुम पियो। बेहद शुक्रिया साहब। नाज़रीन, हम सुन रहे थे फरीद सहर साहब को जो मज़ाहिया शायरी करते हैं उर्दू में, और ख़ास तौर पर दक्नी में जो है इनकी शायरी, ख़ास तौर पर जो एंग्लो दक्नी गज़ल का जो उन्होंने को मकबूल किया है, उसको इंट्रोड्यूस किया है, वो काफ़ी मकबूल है, लोग काफ़ी महसूस होते हैं। कैमरामैन विष्णु के साथ में अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद।